Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn and Career Will as well. क्योंकि जो क्लास है आपकी दोनों जगह चलेगी. आज का जो सेशन है बेसिकली 2 सेशंस हैं जिसमें आपको ये आइडिया लग जाए यूट्यूब पर भी कि अगर आप बैच से पढ़ रहे हैं तो भी हम क्या करने वाले हैं, और अगर आप बैच नहीं ले रहे हैं और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो क्या पढ़ना चाहिए. स्पेशली अगर हम बात करें D2+B की, या अगर मैं देखूं तो इस बार मैंने पूरा जो करिकुलम है पेडागोजी का उसको उस तरह से डिज़ाइन किया है कि एकदम स्टैंडर्डाइज्ड रहे, मानकीकृत रहे. एक बार आप पेडागोजी पढ़ें और ढंग से पेडागोजी पढ़ें. ऐसा नहीं है इस एग्जाम के लिए अलग से बैच फिर उस एग्जाम के लिए अलग से बैच. अनटिल अनलेस आपको लग रहा है भाई 1 साल पहले कोई बैच लिया था, है ना, ये टाइम हो गया या एकदम से सिलेबस पूरा ही चेंज हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना सब कुछ आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे. या जिस भी बैच में आपने एडमिशन लिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स हैं जो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं बैच में. मेरी क्लास आज से स्टार्ट हो रही है, बाकी सब्जेक्ट्स की जो क्लास है आपकी वो स्टार्ट हो चुकी है, ऑलरेडी चल रही है टाइम पे. फीवर का थोड़ा सा माहौल है तो मेरी तबीयत पिछले 2 दिन से सही नहीं थी, नहीं तो ये 2 दिन पहले क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती. ठीक, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं चीज़ों को कि क्या हम करने वाले हैं और कैसे एक बार में पेडागोजी पढ़ के ढंग से उसका बेस बना करके एडवांस लेवल तक जा करके और प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस पे भी चर्चा करेंगे. यूट्यूब पर भी एक फ्री सीरीज मैं अनाउंस कर दूंगी आज से ही, और कैसे क्या रहने वाला है पूरा हम पेडागोजी में समझेंगे कि क्या पढ़ना जरूरी है. चाहे आप सुपर टेट के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप D2+B के लिए पढ़ रहे हो. D2+B को लेकर के जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है, प्राइमरी टीचर का जो एग्जाम लेता है जिसमें 100 मार्क्स आते हैं, उसको लेकर के ज्यादा परेशान आप लोग नजर आ रहे हैं. बाकी यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, वहाँ 30 मार्क्स. हालांकि इन दोनों ही एग्जाम्स को हुए अभी टाइम हो गया, तो अगर इन फ्यूचर सिलेबस चेंज होता है तो उसको भी हम आज से तैयार करके चलेंगे. ऐसा नहीं होगा कि उसके लिए फिर आप बाद में परेशान हो. ये समस्या उन लोगों को आई है जिन्होंने केवीएस में, सिर्फ ऐसे ही लोग परेशान थे केंद्रीय विद्यालय में जिनको एंड मोमेंट पे याद आया कि अब तैयारी कर लेनी चाहिए, सिलेबस चेंज हो गया है. और जिनका बेस तैयार था, जिन्होंने पहले कभी पेडागोजी स्पेशल लिया था या पहले कभी केवीएस का बैच लिया था, D2+B का बैच लिया था, उनकी बहुत सारी प्रिपरेशन पहले से तैयार थी, है ना. अब यहाँ पर कहानी ये नहीं रह जाती कि जैसा हम सीटेट में करते हैं कि आपने पढ़ लिया, आप जल्दी पढ़ के कम समय में पढ़ के चले गए, क्योंकि फिर वहां आप स्कोर नहीं कर पाएंगे. ऐसा नहीं है कि टॉपिक्स बिल्कुल ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं आएंगे एंड मोमेंट पर, बट समय सीमा है आपके सामने और स्कोर ज्यादा करना है, ये अपने आप में चैलेंजिंग है. ठीक है ना. तो होपफुली आप अभी देख पा रहे होंगे ऐप पर क्लास चलने में शायद कुछ समस्या है. मैं एक बार टीम को बोलती हूँ, यहाँ मेरे एंड पे अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कि हम करने क्या वाले हैं, कौन से वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात करेंगे. इसके अलावा जो अपना सिलेबस क्या रहेगा बैच में, जो हम सिलेबस करने वाले हैं उस पर हम बात करेंगे. ठीक है. या फिर आप किसी भी बैच में अगर हैं तो कैसे हम ढंग से तैयारी कर सकते हैं. बुक्स की भी हम इसमें बात करेंगे कि बुक्स क्या, नोट्स क्या, है ना, ये सब मैंने निकाल करके रखा है और आपके साथ डिस्कशन के लिए भी चीजें रखी हैं. ठीक है ना. 1 मिनट रुकिएगा. देखिएगा, समझते हैं. जो ऐप पर क्लास चलने में दिक्कत हो रही है वो वहां अभी सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम. टीम को मैंने बोल दिया. ठीक है जी, एकदम तसल्ली से बात करेंगे. और ये जो मेरी क्लास है आपकी, जो डेली टाइमिंग्स रहेंगे इसके करियर विल पर, वो रहेंगे. यूट्यूब का भी मैं बताऊंगी, परेशान ना हो यूट्यूब वाले भी, है ना. वो रहेगा टाइम आपका 7 to 8. ये 8:30 हो सकता है, एट टाइम्स ये 9 हो सकता है, बट 7 to 8 तो आपका एक टाइम है मंडे टू फ्राइडे का. एग्जाम अभी अचानक से कोई सामने नहीं है. पहले सोचा था कि 3 days a week क्लास रखेंगे, बट मंडे टू फ्राइडे रखते हैं क्योंकि सिलेबस जो मैं लेकर के चल रही हूँ वो अपने आप में एक्सटेंसिव है और उसको कवर करने में 4 महीने कम से कम, और 4 से 6 महीने के बीच में भी लग सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना डिटेल में हो सकता है, जो भी नए टॉपिक्स हैं, चाहे वो आपका करिकुलम हो, लीडरशिप हो, स्कूल मैनेजमेंट हो, ICT हो, कुछ थिंकर्स हो, सारी चीजें हम करके चलें. ऐसा ना हो कल सुपर टेट आए तो आप परेशान मिले. D2+B को लेकर के तो पहले ही परेशान रहते हैं हम लोग, है ना. तो बाकी एग्जाम्स या जहां पर भी 100 से कम मार्क्स की पेडागोजी आ रही है, वो तो बस ये सोच लें कि मस्त हो गया. मतलब इससे ज्यादा डिटेल में फिर पढ़ने की आपको दोबारा पेडागोजी जरूरत पड़ेगी नहीं. ठीक, समझते हैं, देखते हैं चीजों को और जानने का प्रयास करते हैं. अगर हम बात D2+B की करें यहाँ पर, जिसमें 100 नंबर का आपका पेडागोजी है, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, 200 नंबर का पेपर. और ये बात मुझे शायद उतनी आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी जो लोग नए जुड़े हैं मैं बता देती हूँ कि D2+B में इतने सिलेक्शंस आपको, अगर आप पूरा यूट्यूब भी सर्च करने लग जाएं तो शायद ही मिले, और जिसमें से हमने बहुत सेलेक्टिव इंटरव्यूज डाले हैं. अभी रैंक 1 जिनका आया है D2+B PRT में इस बार 172 नंबर हैं उनके. अभी कल आपको वीडियो भी मिल जाएगा. तो आपको बहुत सारी चीजें आपके सामने ऑलरेडी हैं कि किस क्वालिटी पे हम बात कर रहे हैं या क्या डिस्कशन होता है. अगर कोई सच में पढ़ने के लिए इच्छुक है
वो लोग नहीं जिनको यहाँ भी देखना है वहां भी देखना है और सिर्फ टीचर्स को या तो परेशान करना है या मजाक उड़ाना है या पढ़ना है नहीं, उसको छोड़ के सारे काम करने हैं। उन लोगों की बात नहीं हो रही। जो लोग सीरियस लर्नर्स हैं, जो रैंक भी लेकर के आए, उनके भी इंटरव्यूज में आप देख रहे हैं जो फीडबैक है, और जो मेरी तरफ से भी बेस्ट हो सकता है। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पार्ट ए और पार्ट बी की, तो ये पार्ट बी है जिसको हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक कहेंगे। ना हम इसको टीचिंग मेथोडोलॉजी कह सकते हैं सिर्फ, और ना हम इसको पेडागोजी कह सकते हैं सिर्फ, ना हम इसको चाइल्ड डेवलपमेंट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा सा पार्ट है 100 मार्क्स का। ठीक है ना, 100 मार्क्स का, जिसमें 5 पार्ट्स हैं। अगर आप देखेंगे तो ये 20-20 के चंक में आपके सामने ऑनलाइन पेपर है और 20-20 क्वेश्चंस आते जाते हैं, और वापस आप उन 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते जो आपने एक बार कर लिए, फाइनल है वो, है ना। पार्ट ए में भी ऐसे ही 5 पार्ट होते हैं, और इधर भी यहाँ पार्ट 2 में भी 5 पार्ट्स होते हैं, जिसमें जो मेजर चंक है, मोर देन 40 to 50%, वो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट का। अब आप कहेंगे जो हमने सीटेट में पढ़ लिया था वही है क्या? तो सीटेट में हमने सिर्फ 30 मार्क्स के अराउंड हम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दुनिया से अलग लेवल है, कुछ क्वेश्चंस अलग हैं, है ना। NIOS पढ़ें, इग्नू पढ़ें, ये सारी समस्याओं पर भी हम बात करेंगे। ठीक, तो चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक मेजर चंक है अभी भी। फिर साथ में अगर हम पेडागोजी को मिक्स कर दें इसमें, तो 60% से भी ज्यादा की जो वेटेज है ये आपका सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें आपके टीचिंग मेथड्स हैं, जिसमें आपके और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। यूनिट प्लान क्या है, लेसन प्लान क्या है, टीचिंग क्या होती है, कौन से लेवल्स हैं टीचिंग के, वो सारे मिलाकर के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को मिलाकर के मोर देन 60% जो आपकी वेटेज है वो DEET+ भी कवर कर लेता है। हालांकि कोई फिक्स्ड सिलेबस DEET+भी का नहीं है, इसलिए इसको 100 मार्क्स वाले पार्ट को हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक कह रहे हैं। और अगर आप 2 शब्दों में सुनना चाहते हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि इसका सिलेबस कोई डिफाइंड नहीं है, लेकिन इसमें सब कुछ आएगा जो भी आपने अपने DLED, B.Ed, BTC, BLED उन सब में पढ़ा है। क्योंकि अभी जब रिसेंटली पिछले 3 सालों में, 4 सालों में जब EVS की पेडागोजी पूछे जाने लगी, हालांकि बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, 2018 में कुछ क्वेश्चंस आए थे कि पूरा एक सेक्शन आ गया सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी का। अभी ऐसा नहीं है। अगर आप रिसेंट 2022 वाला एग्जाम देखेंगे तो आपको पता लगेगा 2-4 क्वेश्चन मुश्किल से हैं, है ना। तो अगर हम देखें DLED या B.Ed की जो बुक्स हैं, जो हम वहाँ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पढ़ते थे, वर्क एजुकेशन पढ़ते थे, है ना, जिन्होंने रेगुलर किया है वो रिलेट कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें तो वो जो हम वहाँ पढ़ते थे, इतने सारे 10-11 सब्जेक्ट होते हैं कम से कम भी, ठीक, तो चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट हो, चाहे वो एजुकेशनल पॉलिसीज हो, स्कूल मैनेजमेंट हो, वो सारी चीजें यहाँ आएंगी। लेकिन अब इसलिए यहाँ पे बैच की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। मतलब ऐसा मैं बॉदर्ड नहीं हूं कि आपने बैच लिया है या लेना ही चाहिए व्हाटएवर, बट एक बार आप प्रॉपर सुसज्जित वे कह लीजिए उसको, या सुसंगठित वे कह लीजिए, प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अगर ढंग से पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप कितना भी घूमिए फिरिए, प्रीवियस ईयर लगाइए, जो करना है एक्स्ट्रा पढ़िए, है ना। ये जरूरी है कि इतना काम हम कर लें। ठीक, तो इसमें 2 चीजें हैं जो 100 मार्क्स है। एक तो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पार्ट, एक हमारा पेडागोजी वाला पार्ट। अभी सिलेबस के टॉपिक्स पे भी हम आएंगे कि क्या क्या करने वाले हैं। ये सबसे मेजर पार्ट है, 60 to 70% वेटेज। ये आप बिल्कुल खुलेआम मैं कह सकती हूँ। कई लोगों को ये कहना अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि उनको लगता है कि शायद फिर बैच कौन लेगा अगर हमने ये कह दिया, बट इसका लेवल थोड़ा सा बेटर रहता है। और वो लेवल आप कहां से, प्रीवियस ईयर से करेंगे, है ना। एक प्रैक्टिस सीरीज में यूट्यूब पर भी अभी जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगी, और शायद नेक्स्ट वीक तब से। और वो चीज आप साथ साथ, क्योंकि सिलेबस अपने आप में इतना बड़ा है कि एक सेशन अगर यूट्यूब पर साथ में चलेगा तो आपकी प्रैक्टिस भी साथ में होती रहेगी, और जो वो सिलेबस है वो आप इन डेप्थ बैच में भी करते रहेंगे। वहां पे भी आपको कुछ क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिस क्वेश्चंस या शीट्स मिलती रहेंगी। बट ये जो डिस्कशन होता है कि अगर हम 20 क्वेश्चन भी उठा रहे हैं तो उनको इतने अच्छे से करेंगे कि चीजें एकदम क्लियर हो जाए। मैं भी कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाने भी वाली हूँ, ठीक है। जिसके मन में जो जो क्वेश्चंस पूछ आते जाएं वो पूछते रहना, है ना। बहुत बढ़िया, यस मैम, मीनू कह रही हैं, ठीक है। मैं बैच वालों के कुछ क्वेश्चंस ले रही हूँ। एक बार आपके 2-4 सवाल जो भी मन में है पहले वो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे की बात करूंगी, है ना। अब बुक्स को लेकर के कि कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं हम या क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसमें मटेरियल्स फिर बहुत सारे हैं। अगर आप मटेरियल पे ही आएंगे इकट्ठा करने पर, आप NIOS पढ़ सकते हैं। कई टॉपर्स हैं DEET+ भी में जिन्होंने NIOS पूरा पढ़ा है। ऐसे भी 2-3 टॉपर्स हैं जिन्होंने NIOS देखा भी नहीं है, सिर्फ जो पेडागोजी स्पेशल में हुआ और जो प्रीवियस ईयर उन्होंने बहुत अच्छे से एनालाइज किए उतना ही किया है। ये वीडियोस हैं ऑलरेडी, मैं अपने मन से बना के नहीं कह रही हूँ, है ना। तो NIOS भी आता है एट टाइम्स।
आपका जो CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, एक साथ लिख दिया मैंने। इसका मतलब सिर्फ वो 30 नंबर की पेडागोजी नहीं है जो आप सीटेट में पढ़ते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, ठीक। लेकिन ये आते इसी दायरे में है। इसके अलावा अगर हम बात करें, NCERT बुक्स हैं आपकी, शायद इसलिए हो रही है या तो बारिश वारिश का दिक्कत है कुछ, देखिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि NCERT आपके सामने है 11th और 12th की, उसमें भी आपको सारे टॉपिक नहीं पढ़ने होते क्योंकि सारे टॉपिक आपके काम के नहीं है। पूरी NCERT, फिर उसमें से आप रिटेन कितना कर पाएंगे, तो वो टॉपिक कौन से काम के हैं वो प्रीवियस ईयर देख करके पता लगेगा आपको, है ना। इसके अलावा हम CDP की बात कर चुके हैं, NIOS की बात कर चुके हैं, NCERT की बात कर चुके हैं। इग्नू वगैरह उतना इफेक्टिव रहता नहीं है अगर आप DSSB की बात करें। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो कुछ नए टॉपिक्स हैं, जैसे अभी हम लीडरशिप की बात कर रहे थे, करिकुलम की बात कर रहे थे, ठीक। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो जो आपने सीटेट लेवल का पढ़ा है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी क्वेश्चंस आए हुए। जो लोग कहते हैं कि सीटेट वाला काम का नहीं है, उस तरह के क्वेश्चंस नहीं आ रहे, चीजें एक्स्ट्रा एड ऑन होती हैं, बट वो बिल्कुल काम की चीज है, ठीक है ना। और आपके पास पता है आपको 120 मिनट, अगर DSSB की बात करें, बाकी एग्जाम्स में अभी परिवर्तन होगा जब भी आता है फाइनल, तो ये 120 मिनट हैं 200 क्वेश्चन के लिए, जिसमें से 0.25 का आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। हालांकि एक्सपर्ट्स यही एडवाइस करते हैं कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, ठीक। इसमें आते हैं, अब समझते हैं क्या कहानी है। 100 मार्क्स में से 60 से 70 नंबर आपके वो होंगे जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, अगर आपने इन डेप्थ थियरीज वगैरह अच्छे से पढ़ी हैं तो वो, ठीक। 10% में कुछ अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी आप मान लीजिए, और 10% क्वेश्चंस आपके ऐसे रहते हैं जिसमें आपका वो 10 क्वेश्चन ऐसे आने ही आने हैं जो शायद आपने पहले कभी देखे ही नहीं होंगे, या उसके आसपास कभी आपने हो सकता है ना सुना हो, है ना। स्टैट्स और रिसर्च वगैरह अभी आपको नहीं पढ़नी है। रीसेंट एग्जाम्स अगर आप उठा करके देखेंगे, ना स्टैटिस्टिक्स पूछा है, ना रिसर्च पूछी है, ना फिलोसफी का बहुत ज्यादा पार्ट पूछा है। थिंकर्स पूछे, रविन्द्रनाथ टैगोर पूछ लिया, जॉन डूई पूछ लिया, तो वो ऑलरेडी एजुकेशनल साइकोलॉजी का हिस्सा है। उनको हम ऐसे अलग से नहीं कह सकते कि वो रिसर्च स्टैट्स या अलग से उनको किसी और चीज में डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये 10 क्वेश्चंस हैं जो अनप्रिडिक्टेबल हैं। वो कोई भी ये नहीं कह सकता कि 100 के 100 क्वेश्चन किसी भी बैच से आप पढ़ लीजिए, किसी भी किताब से आप पढ़ लीजिए, कि सारे वहीं से उठ के आ जाएंगे। वहां आपकी हेल्प पर प्रीवियस ईयर करते हैं और आपका कॉमन सेंस करता है, क्योंकि ये जो आपने बाकी की समझ अपनी बनाई है वो आपको वहां हेल्प करेगी, ठीक। समझते हैं क्या क्या हम सिलेबस में करने वाले हैं और कैसे चीजें शुरू होंगी। कल से हम अपना टॉपिक पर आएंगे। अगर हम एक बार सिलेबस देखें, इसमें कुछ चीजें मैंने ऐड ऑन की हैं, जैसे साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी क्या है या एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई, मेथड्स कौन से हैं जो आपके लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल, सब कुछ पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि वो चीजें पूछी जा रही हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें फिर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं ये दिखाऊंगी अभी एक्सप्लेनेशन, ये आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा, इसको थोड़ा और अपडेटेड करके आपको दे दिया जाएगा, कल तक ऐप में मिल जाएगा, ठीक। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास वाला हिस्सा है। लर्निंग एंड मोटिवेशन की एक यूनिट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की एक यूनिट है, इंक्लूसिव एजुकेशन की एक यूनिट है, पेडागोजी या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या टीचिंग मेथडोलॉजी इसको हम कह देते हैं, जिसमें मेथड्स हैं, लेसन प्लानिंग है और बहुत सारी चीजें हैं। इवन कुछ क्वेश्चन तो ये पूछ लिया, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि संपत्ति का अधिकार किसमें आएगा, मतलब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अब वो आपके GS में भी या GA में भी आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेते हैं तो 1-2 क्वेश्चन उस तरह के आते हैं तो वो चलेगा, है ना। उनको हम स्पेशली ये नहीं कह सकते कि अगर कुछ भी अटपटा पूछ लेगा तो वो सब कुछ पढ़ चुके होंगे, वो कहना बिल्कुल झूठ होगा, है ना। फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव में क्या आ जाएगा, आइडियलिज्म क्या है, जो बेसिक थियरीज हैं इसमें, जो आपके थिंकर्स हैं, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हों, चाहे वो आपके मारिया मॉन्टेसरी हों, जॉन डूई हों, जो बेसिक इंपॉर्टेंट लोग हैं, सारे लोगों को पढ़ना भी नहीं है और सारी डेफिनेशंस को भी नहीं रटना, क्योंकि 2-4 डेफिनेशन के चक्कर में आप 2000 डेफिनेशन याद नहीं करेंगे, 2000 बुक्स के नाम याद नहीं करेंगे, पॉइंटलेस हैं वो, और वो काम इसलिए मैं कराती भी नहीं हूँ, ठीक है ना। NIOS की बुक कहां से परचेज करनी है? आकाश, कोई बुक परचेज नहीं करनी है NIOS की, चुपचाप से उनकी वेबसाइट पे जाना है और वहां से पढ़नी है, और वो भी शुरुआत में नहीं पढ़ना, है ना। अभी मैं बताऊंगी कि NIOS पढ़ना कब है, क्योंकि ऐसे भी टॉपर्स आपको दिख रहे हैं DSSB में जिन्होंने NIOS पढ़ा ही नहीं है ना। तो जब आप ये सब कुछ कर चुके हो, मान लीजिए आपने बैच से तैयारी की या आपने अपनी सेल्फ स्टडी की, सारी किताबें मिला करके आपने पढ़ ली, वॉटएवर, जो भी सबसे ज्यादा जरूरी चीजें वो आपने पहले पढ़ ली, फिर आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे या साथ में लगाएंगे प्रीवियस ईयर, हम भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। उसके ये सब जब हो जाए, जब सब कुछ हो चुका है, तब NIOS पढ़ना है, क्योंकि अगर NIOS में कॉमन टॉपिक्स हैं तो वो सेम ही बात कहेंगे ना। ऐसा कभी कभी किस्मत खराब कह लो उसको, कि जब डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। अब अगर आप रिसेंट पिछले 2 साल के भी पेपर उठाएं कि सारे क्वेश्चन आपको उसी तरह के दे दे, वो 2-4-6 क्वेश्चन हैं। तो NIOS की जो जरूरी चीजें हैं वो हम बैच में पढ़ेंगे, लेकिन NIOS अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है, पूरा एक एक किताब पढ़नी है, अच्छी बात है अगर किसी को अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी है, एनहेंस करनी है, तो ये सब करके तब NIOS की तरफ देखिए। पहले से NIOS मत पढ़िए कि सिर्फ पहले NIOS पढ़ लेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि समझ बनी भी है या कुछ बिगड़ गई है ना। तो ये कहानी रहेगी NIOS की, और इनकी वेबसाइट से
इवन 11th-12th की एनसीईआरटी है वो भी आप वेबसाइट से जाकर के ले लीजिए। दो चीजें मैं आपको रिकमेंड करूंगी, जो लोग बैच में नहीं हैं, एक काम कर लीजिए, नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, फ्री नोट्स हैं, सीटेट में भी दिए थे मैंने, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इनमें हैं। इसके साथ मैंने इस बार मीटअप में भी फ्री दिए थे, उसमें मैंने ईवीएस नहीं, आई थिंक हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी भी मिक्स की थी, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जैसे एलएसआरडब्ल्यू पर क्वेश्चन आ गया है ना, जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग वाली जो स्किल्स हैं आपकी, क्योंकि दो चार क्वेश्चन आपके हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, एक दो क्वेश्चन ईवीएस का दे दिया, एक आध क्वेश्चन हिस्ट्री से दे दिया, उसको एसएसटी पेडागोजी नहीं कहेंगे, है ना। तो ये एटलीस्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ये फ्री है, अपना प्रिंट आउट निकालो, या जैसे पढ़ना है कंप्यूटर पे बैठ के पढ़ो, आपके किसी दोस्त को मीटअप में आए हो तो उनसे फोटोकॉपी करा लो, है ना। तो वो सारे सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं एक बार उनको पढ़ लेना है, पेडागोजी सेक्शन को सिर्फ, ठीक, कि आपको ईवीएस के थीम्स भी पता हो, बेसिक चीजें पता हो। दूसरा, अगर आप बैच में नहीं है तो ये पेडागोजी क्लास नोट्स की बुक आती है, अगर ऑनलाइन अभी इसका कुछ भी बचा होगा, मैंने देखा नहीं है अभी जब ये वीडियो बन रहा है कि कितना स्टॉक बचा है नहीं बचा है, वो अभी अवेलेबल है या नहीं है, बट होगी मेरे ख्याल में। तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन से जाके ये बैच, जो प्रीवियस बैचेस हैं उनके क्लास नोट्स हैं, इसमें प्रॉपर लिखे हुए हैं एक लर्नर ने हमारे, और इससे आपकी एक बेसिक समझ, जो भी जरूरी थियरी है, चाहे वो कोल्ब की थियरी हो, चाहे अभी मैं सेल्फ एफिकेसी पे क्वेश्चंस दिखाऊंगी, जो भी जरूरी चीजें हैं वो एक बार आपकी तैयार हो जाएंगी। उसके बाद आप एनआईएस पढ़ते रहिए, उसके बाद आप बैच में पढ़ रहे हैं तो फिर तो मतलब इसको भी अवॉइड कर सकते हैं, है ना। तो ये हुई एक बात। इसके अलावा तो ये दोनों चीजें कर लेनी है, साथ में प्रीवियस ईयर जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपको एक्स्ट्रा में एनसीईआरटी पढ़नी है, एनआईओएस पढ़ना है, वो आप पढ़िए, लेकिन मिनिमम इन दो चीजों से शुरू कीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर या साथ में प्रीवियस ईयर, तब एनआईओएस या एनसीईआरटी की बात करनी है, ठीक है। आते हैं फटाफट से। अगर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करेंगे पहली यूनिट में, जिसको मनोविज्ञान कह रहे हैं हम, इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, थॉर्नडाइक की बातें हैं, है ना, मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन से, ये सब पढ़ना है। हो सकता है किसी सेशन में एक क्वेश्चन आए, किसी में ज्यादा आ जाए, किसी में ना भी आए, है ना, क्योंकि इतने सारे सेट्स हैं। ऊपर से कभी आते हैं तो क्वेश्चन भर भर के आ जाते हैं एक टॉपिक से, जैसे जॉन लॉक का क्वेश्चन बहुत आया है DEET+B में, वो जो टेबुला रासा वाला क्वेश्चन है, तो वो इसी सेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक। मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, फिर चाइल्ड डेवलपमेंट की यूनिट आ जाती है, जो बड़ी और सबसे जरूरी यूनिट है। इसमें हमें थोड़ा डिटेल में चीजें इस बार ज्यादा पढ़नी है। जो क्वेश्चंस कभी ECCE में या एनटीटी में आया करते थे, इस बार इन्होंने उनको भी पीआरटी में डाल दिया, कि वो खड़ा कब हो पाएगा बच्चा, मुड़ के कब देखेगा, व्हाटएवर, इस तरह की चीजें। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिटेल में, क्योंकि जब हम डेवलपमेंट शुरू करते हैं तो 8-8, 10-10 क्लासेस आपकी एक स्टेज वाली टॉपिक में लग जाती हैं, क्योंकि सीटेट से थोड़ा सा हमें ज्यादा पढ़ना है ऑफ कोर्स, लेकिन उसको भी पकड़ बना के रखने हैं जो सीटेट में पढ़ा है। प्रिंसिपल्स एंड डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट के जो सिद्धांत हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, रोल क्या है हेरिडिटी का, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, सोशलाइजेशन पे, जेंडर पे, इमोशन पे, एक एक क्वेश्चन पे आज से कई क्वेश्चंस हैं। वाइगॉस्की से क्वेश्चन है, कोलबर्ग या कैरल गिलिगन जो उनकी स्टूडेंट थी, जिन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया है अभी भी, उनसे एक क्वेश्चन, ठीक। पियाजे का भी मॉरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ब्रूनर को भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है, एरिक एरिक्सन, सिगमंड फ्रॉइड, इनको तो पढ़ना ही है। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा थियरीज हैं, जैसे ब्रॉनफेन ब्रेनर का एक इकोलॉजिकल मॉडल का सिद्धांत है, सोशलाइजेशन में ही आता है ना। कूले की एक थियरी है, वो भी पढ़ लेंगे। मोटिवेशन की कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। लर्निंग, अपने आप में लर्निंग की इतनी सारी थियरीज हैं, अब ये मिनिमम है, इतनी थियरीज तो पढ़नी है, इससे कम थियरीज नहीं पढ़नी। अंतहीन है लर्निंग की थियरीज अगर आप पढ़ने जाएंगे, बट ये वो थियरीज हैं जो पूछी गई हैं, पूछी जा रही हैं हर बार लगभग। कोल्ब से क्वेश्चन हर बार आप देख रहे हैं DEET+B में 2016-17 से ही, 17 वाला जो एग्जाम हुआ था तब से कोल्ब पूछा जाने लग गया। इंसाइटफुल लर्निंग है आपकी, कोहलर की, बेंड्यूरा है, बेंड्यूरा का सेल्फ एफिकेसी का कॉन्सेप्ट, कर्ट लेविन है, गैनी की हायरार्की, ट्रायल एंड एरर जो आपकी थॉर्नडाइक की थियरी है, कनेक्शनिज्म, और इन चीजों को जोड़ के पढ़ेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग पे भी क्वेश्चन है आपका, क्लासिकल कंडीशनिंग पे क्वेश्चन है। ये तो मिनिमम है कि इनको तो पढ़ना ही है, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, बच्चे सोचते कैसे हैं, थिंकिंग से, फिर थिंकिंग जो आपके हेड्स हैं उनसे क्वेश्चंस हैं, उसको क्रिएटिविटी से जोड़ देंगे, ठीक। मोटिवेशन की अपने जो टॉपिक्स हैं, जो जरूरी चीजें हैं मोटिवेशन में, सोशियोजेनिक नीड्स कौन सी हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स कौन सी हैं, है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी नीड्स कौन सी हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मैंने इसको 3 तरीके से, एक तो इंडिविजुअल डिफरेंस अपने आप में एक क्वेश्चन, फिर पर्सनैलिटी के टेस्ट, इंटेलिजेंस के टेस्ट, ये सब पढ़ना है ना। यूनिट के अंदर है चीजें। यहाँ पे पर्सनैलिटी में बहुत सारी थियरीज हैं, इंटेलिजेंस में बहुत सारी थियरीज हैं, वो मैंने लिखी नहीं है, बट बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो डिस्कशन के दौरान आएंगी और वो उस तरह से वहां पे शामिल होंगी सिलेबस में आपके या बैच में, ठीक। अब इंक्लूसिव एजुकेशन कह लीजिए या डाइवर्स लर्नर्स को समझने की बात कह लीजिए। बैकवर्ड लर्नर कौन से हैं, मेंटली रिटार्डेड कौन से हैं, गिफ्टेड कौन से हैं, क्रिएटिव कौन से हैं, उसमें भी फिर जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको समझेंगे। डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड बच्चे कौन से हैं, स्पेशली एबल्ड, एक IEDC का जो एक्ट था 1974 वाला, इस बार भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उस पर, तो वो भी चीजें साथ में जोड़ करके पढ़ते चलेंगे। लर्निंग डिफिकल्टीज, या जैसे इस बार भी डिस्प्रैक्सिया पे क्वेश्चन है, मोटर स्किल्स को लेकर के, एक एडजस्टमेंट
ये साइकोलॉजिकल, इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो गई, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। टीचिंग मेथड्स इतने सारे हैं, वो सारे जरूरी हैं, चाहे वो प्ले वे हो, चाहे वो लेक्चर मेथड हो, ह्यूरिस्टिक हो, डिस्कवरी हो, है ना, प्रोजेक्ट मेथड हो, और इनको जोड़ के पढ़ाना कि जॉन डुई से कैसे जुड़े हुए हैं, प्रैग्मेटिज्म से कैसे जुड़े हुए हैं। एनसीएफ हो गया, सीसीई है, एनपीई है, एक्शन रिसर्च है, राइट टू एजुकेशन, इस पे भी, राइट टू एजुकेशन पे भी कई क्वेश्चंस हैं। लाइफ स्किल्स भी हम पढ़ेंगे ही, क्योंकि अब अगर आप देखेंगे ना, जो आज का समय है, अब पहले क्या होता था, लाइन सब ब्लर होती जा रही हैं। सीटेट को अगर हम साइड कर दें, उसके अलावा अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, जब भी आप जॉब के एग्जाम की आज की डेट में बात करेंगे, चाहे वो डीट प्लस बी हो, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो आपका यहाँ सुपर टेट हो। अच्छा, सुपर टेट से मुझे याद आया, लखनऊ में आपका एक आंदोलन चल रहा है, उसको ट्विटर पे भी मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। मेरी पूरी कोशिश रहती इस समय, अगर चीजें ठीक होती व्यक्तिगत स्तर पे भी, कि वहां जाया जाए। बट अभी आप ट्विटर पे उसको सपोर्ट कर सकते हैं। जो लोग आसपास के हैं वो वहां शांतिपूर्वक रूप से जाकर के अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि इतने टाइम से हम देख रहे हैं वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी, चीजें हो नहीं रही उस तरह से। ठीक है ना, तो एसटेट हो, चाहे वो यूपीटेट हो, जो कि अभी आता हुआ नजर तो नहीं आ रहा, बट तैयारी हमें करके रखनी है। तो इनकी लाइंस बहुत स्ट्रांग नहीं है कि बस इतना सिलेबस इसमें करना है, इतना सिलेबस इसमें करना है, इतना सिलेबस इसमें करना है, जिसमें सिर्फ केवीएस को हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाँ, ये सिलेबस के बाहर नहीं जाते। बट इनका सिलेबस भी अब जैसे लीडरशिप है, करिकुलम है, स्कूल मैनेजमेंट है, आईसीटी है, ये सब DT+B में भी पूछा जा रहा है। इवन प्रीवियसली पूछ चुके हैं ये बिना डिफाइंड सिलेबस के। तो ये लाइन्स जो है वो ब्लर हो रही है, ये कोई हार्ड लाइंस नहीं है कि बस यही पूछा जाएगा। आप सुपर टेट में लाइफ स्किल्स सुपर टेट में भी पूछी जाती थी, DT+B में भी पूछी जा सकती हैं। यूपी टेट का भी अगर सिलेबस फाइनल जब तक नहीं आएगा तब तक हम पढ़ेंगे तो सब कुछ ना। तो ये जरूरी है कि हम पढ़ के रखें सारी चीजें, और वो आज नहीं तो कल पेडागोजी में हेल्प करेंगी। जिनका बेस स्ट्रांग है वही अच्छा स्कोर कर पाते हैं, जिनका बेस स्ट्रांग नहीं है, एंड मोमेंट पे चलते हैं बैच लेने और परेशान होते हैं बाद में, क्योंकि वो स्कोर आप फिर मुश्किल से कर पाएंगे अगर आपका बेस अच्छा नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, माइक्रो टीचिंग है, इस तरह के और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है बात। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, अभी क्वेश्चंस में मैं आपको दिखा दूंगी कि जिस तरह के क्वेश्चंस इस बार इन्होंने पूछे हुए हैं। ठीक, अब जैसे आईसीटी का टॉपिक हो गया, अभी करना ही है, बहुत बड़े रूप में नहीं, बट जितना जरूरी है उतना करना है। लाइफ स्किल्स करनी ही है, करिकुलम करना ही है, हिल्डा टाबा का भी क्वेश्चन है, लीडरशिप, स्कूल मैनेजमेंट करना ही है। जो अदर सब्जेक्ट्स पेडागोजी है, ये बहुत डिटेल में नहीं, बट जो सीटेट के नोट्स दिए हुए हैं उनसे एटलीस्ट पढ़ लेनी है, प्लस प्रीवियस ईयर के थ्रू हो जाएगी। अलग से जो सब्जेक्ट पेडागोजी है उसको बहुत डिटेल में हम नहीं करने वाले, मैं एकदम क्लियरली ये बात बता रही हूँ आपको, क्योंकि वो उतनी जरूरी नहीं है कि उस पर अलग से क्लासेस लगाई जाएं। जो सीटेट की भी वीडियोस हैं, मैराथन वीडियोस, और जो नोट्स आपको दिए गए हैं, क्योंकि जितना डिटेल में चीजें चल रही हैं और प्रीवियस ईयर के थ्रू, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं जितने क्वेश्चंस अदर सब्जेक्ट पेडागोजी के आए हैं। अगर रीसेंट एग्जाम की 2022 की बात करें तो बहुत कम क्वेश्चंस हैं, है ना, लेकिन प्रिपेयर्ड रहेंगे, जरूरत पड़ी तो लास्ट में मिसलेनियस क्लासेस आपको इसमें भी दे दी जाएंगी। ठीक, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हो गए जो हमको पढ़ के जाने हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक, व्हाट इज बर्थ ट्रॉमा। अब कुछ क्वेश्चंस कॉमन सेंस वाले होंगे जिसमें आपका कॉमन सेंस लगेगा अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है। अब बर्थ ट्रॉमा क्या होगा, 4 ऑप्शंस हमारे सामने, हिंदी इंग्लिश, जो मेरा अपना एक स्टाइल रहता है, इंग्लिश का थोड़ा सा उसमें झुकाव रहता है, कई लोगों को समस्या होती है। तो डेमो क्लास अगर आपने नहीं देखी है, यूट्यूब पे इतने टाइम से आपने नहीं पढ़ा है, तो समस्या में आप हैं। अदरवाइज जो मेरा स्टाइल है उसी स्टाइल में हम पढ़ेंगे। कोशिश रहेगी चीजें जितना ज्यादा हो सके बाइलिंगुअल करें, और क्वेश्चंस तो ऑफकोर्स हमेशा ही बाइलिंगुअल होते हैं, ये बस आज समझाने के लिए सिंगल लैंग्वेज में लिए हैं। ठीक है ना। बीएड सेकंड ईयर वाले जिनका फाइनल एग्जाम हुआ है, क्या वो DT+B TGT के लिए अप्लाई कर पाएंगे? जब तक रिजल्ट नहीं आएगा कंचन, तब तक नहीं कर पाएंगे। स्कूल मैनेजमेंट करेंगे ऑफकोर्स, है ना, स्कूल मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, कोई कह रहा है NIS समझ में नहीं आता, कैसे पढ़ूं? तो NIS तब पढ़ना है, पहले अपनी ये वाली समझ पूरी बना लो। जितना भी अभी हमने डिस्कस किया है, जो भी हम बैच में पढ़ने वाले हैं, वो सारा पढ़ के, और NIS समझ ना आए तब बोलना, है ना। शुरुआत में अगर आप शुरुआत ही NIS से करोगे तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी। जो लोग गिफ्टेड हैं अपने आप में, उनको शायद ना हो, नॉर्मल इंसान को दिक्कत होगी NIS में, और वो चीजें याद भी नहीं रहेंगी। स्टोरी की तरह पढ़ के निकल जाओगे, याद भी नहीं रहेगा कि क्या पढ़ा। और जो बेसिक चीजें, अगर डेवलपमेंट के बारे में कोई बात है तो वो NIS भी वही कहेगा, वो हम भी वही कहेंगे। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, लास्ट में मतलब देखो, जो NIS की जरूरी चीजें हैं वो हम इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा में किसी को पढ़ना ही है NIS, एक रीडिंग देकर के ही जानिए। तो जब आप सारा कुछ कर चुके हैं, बैच वाली जितनी भी चीजें वो आपकी टिप्स पे हैं, आपने नोट्स बना लिए हैं प्रॉपर, मिलेंगे भी। बट जो लोग बना लेते हैं नोट्स, या एक किताब ले लो, उससे बढ़िया कुछ और नहीं है, क्योंकि PDF इकट्ठी करना नोट्स के बराबर काउंट नहीं होता जब तक आप खुद से नहीं बना रहे हैं, है ना। तो वो नोट्स आपके बन गए, और जो भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे इस दौरान यूट्यूब पर भी, वो
आप साथ में लेकर के चल रहे हैं। उसके बाद आप एनआईओएस पढ़िए, उसके साथ आप एनआईओएस पढ़ लीजिए अगर आपको लगता है कोई टॉपिक ऐसा आया है, ठीक है ना। अब ऐसा भी नहीं करना कि बीएड की जितनी भी किताबें आप सब हम उनको पढ़ लें, ये काम सेल्फ स्टडी वाले कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत उतनी उस तरह की नहीं है, क्योंकि डिमांड अलग है। बीएड में आपको सब्जेक्टिव लिखना होता है, यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो वो समझना पड़ेगा प्रीवियस ईयर देख के कि कौन से टॉपिक्स जरूरी है, ठीक। तो बर्थ ट्रॉमा क्या होता है, तो इंजरी सस्टेन्ड विद इन 15 डेज ऑफ बर्थ, या फिर 2 डेज ऑफ बर्थ में अगर कोई इंजरी हो जाती है उसको बर्थ ट्रॉमा कह रहे हैं। इंजरी सस्टेन्ड विद 5 डेज ऑफ बर्थ, या फिर इंजरी सस्टेन्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो बर्थ ट्रॉमा हम जो बर्थ के समय यदि मान लीजिए ऑक्सीजन की कमी रह गई या कोई और समस्या हो गई, कोई केमिकल चला गया, तो इस तरह की चीजें वो बर्थ ट्रॉमा में काउंट होंगी। अगेन 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, वो 100 के 100 क्वेश्चन कोई भी नहीं करा सकता। 10% क्वेश्चन ऐसे 100 में से मिलेंगे आपको जिसमें आपका कॉमन सेंस लगेगा, या आपको 5 क्वेश्चन छोड़ देना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक। और अगर 100 के 100 मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बट D2+ भी थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है, बाकी जगहों पे पूरा कर पाते हैं। अब जैसे प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात हो रही है प्याजे की, कि इसमें क्या क्या आता है, तो अब इसमें एक फर्स्ट ऑप्शन दे दिया, दूसरा सेकंड दे दिया। प्रतीकों या मानसिक अभ्यावेदन का उपयोग करने की क्षमता, यानी आप मेंटल रिप्रेजेंटेशन कर पाते हैं किसका, जो सिंबल्स हैं, है ना। आपको पता है ए अगर बोला जा रहा है तो आपके ब्रेन में बोलते ही ये पिक्चर बन सकती है ए की, ठीक। अगर हम बात करें बी की, बी ऑप्शन, प्रतीक बच्चों को शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना उन्हें याद रखने और उनके बारे में सोचने में मदद करते हैं। अगर आपको कहा जाए एप्पल के बारे में सोचो, तो एप्पल की जो इमेज है वो रिप्रेजेंट हो जाएगी ब्रेन में। ये क्या सिंबॉलिक स्टेज है, कौन सी, प्री ऑपरेशनल, 2 से 7 वर्ष वाली। तो ये दोनों बातें सही हैं। अब इससे आसान क्वेश्चन सीटेट भी नहीं दे रहा इस बार, तो सीटेट के भी पेपर जो है वो बहुत मुश्किल है। अच्छा, इससे मुझे याद आया, सीटेट के जो लास्ट ईयर जो अभी ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं उनको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस बार का सीटेट थोड़ा सा बेटर है, लैंग्वेज उसकी अच्छी है, और इस तरह के जो ऑप्शंस हैं वो भी आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। चलिए, जो लोग बैच में उनको अलग से नहीं करना है, पहले जितना बैच में हो रहा है उतना कर लेना, साथ में प्रैक्टिस कितनी भी एक्स्ट्रा कर लो, ठीक। शिशु विकास, अब ये एक नया टॉपिक हो गया, जो हम टॉपिक बात कर रहे थे ना, 10% क्वेश्चन ऐसे आपको, मैक्सिमम 10 है, 10 से ज्यादा नहीं है, वो कमी है। एक बैली स्केल पर क्वेश्चन आ गया मान लो, तो अब इसको हमें एक्स्ट्रा में पढ़ना पड़ेगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनको हम एक्स्ट्रा में पढ़ के चलेंगे ताकि वो अगली बार आए तो हम समझ पाए उनको, ठीक। अब राइट ऑफ जो आरटीई है उसके बारे में पूछा है कि कौन सी एक बात गलत है, नॉट करेक्ट, कौन सी एक बात गलत है आरटीई के बारे में। तो आरटीई जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, आपका फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करेगा। तो टेक कैपिटेशन फी फॉर एडमिशन, ये साफ साफ जब मैं आरटीई इवन यूट्यूब पे भी डिस्कस किया होगा तो बताया होगा कि कैपिटेशन फी, कोई ट्यूशन फी, कोई स्कूल फीस कुछ नहीं लेनी बच्चे से, है ना। तो यही करेक्ट नहीं है, तो ओनली वन इज सही। प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर टीचर्स, ठीक है। डिसाइड दी एकेडमिक कैलेंडर, बिल्कुल ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी वगैरह पे भी क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक। तो एक ही बात गलत है जो फर्स्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे। डैश इज अ शेयर्ड पॉपुलर सेट ऑफ बिलीफ्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफन विदाउट एनी बेसिस, यानी कोई बेसिस नहीं होता इस चीज का, बस एक्सपेक्टेशन सेट कर लिए हैं। अच्छा, तुम मेल हो, एक काम करो, तुम बाहर का काम करोगे, तुम फीमेल हो, एक काम करो, तुम घर का काम करोगे। सेंस नहीं बन रहा है इस बात का आज 21वीं शताब्दी में, 2023 में, है ना। तो इसका कोई बेसिस नहीं है, कोई आधार खास है नहीं। इंडिविजुअल डिफरेंस का मामला हो सकता था, बट हम इसको जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में ले आते हैं, ठीक। तो विदाउट एनी बेसिस अबाउट क्वालिटीज ऑफ फीमेल्स एंड मेल, जिनको हम जेंडर रोल्स कह देते हैं। अब हमें पता है यहाँ पे कॉमन सेंस लगेगा, रिलीजियस स्टीरियोटाइप जैसी बात है नहीं, मेल फीमेल तो किसी भी रिलीजन में हो सकते हैं। एज की भी यहाँ कोई बात नहीं हुई, सेल्फ स्टीरियोटाइप खुद की ही तो बात नहीं हो रही, तो सेक्स स्टीरियोटाइप सबसे क्लोज ऑप्शन है। यहाँ जेंडर स्टीरियोटाइप होता तो और अच्छा हो जाता, है ना। मेल और फीमेल से जो एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही हैं बिना किसी बेसिस के, उनको हम स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िबद्धताएं कह रहे हैं, कि जो चीजें चली आ रही हैं उन्हीं को हम बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। कोई बच्चा रोता है अगर लड़का है तो हम कहते हैं लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो। तो ये सेक्स स्टीरियोटाइप या जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज ने बनाया है। सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल। ये बातें हम सीटेट के लेवल से डिस्कस करते आ रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, बट क्वेश्चन आपको इससे भी देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं ये दिखा करके आपको बताना चाह रही हूँ कि इग्नोर नहीं कर सकते उन टॉपिक्स को भी। जेंडर है, सोशलाइजेशन है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आना ही है। अब एक क्वेश्चन बिल्कुल अलग आ गया, भारतीय संविधान में मूल अधिकार नहीं है। अब ना तो ये एजुकेशन से डायरेक्ट रिलेटेड है, बट आपको फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए, इतना तो आप जनरल अवेयरनेस में भी पढ़ के जाएंगे। तो संपत्ति का अधिकार आ गया है, हाँ, ठीक। तो इस तरह की चीजें तो आप या तो आप इग्नोर करेंगे कि भाई अगर 10 क्वेश्चन ऐसे हैं उसमें से 5 बिल्कुल समझ नहीं आ रहे तो वो छोड़ के जाओ, नहीं तो ऐसा तो है नहीं कि अब हमें ये पेडागोजी के सिलेबस में ऐड कर लेना चाहिए कि हम फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ लें। एजुकेशन से रिलेटेड जो राइट्स हैं या जो एक्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे, नो डाउट, बट अब इस तरह की चीजें जो
हिस्ट्री से या जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है, ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं जो हिस्ट्री से भी रिलेटेड हैं, एक दो क्वेश्चंस, उनको करने का पेडागोजी में मुझे नहीं लगता कोई सेंस है। आप अगर कंप्लीट बैच में हैं तो जीए वगैरह आप पढ़ रहे हैं, वहां से वो चीजें कवर होंगी। कोल्ब के मॉडल की अगर हम बात करें तो कोल्ब की थियरी हम डिस्कस करते हैं, हर बार करते हैं। अब पूछा है कौन सी लर्निंग स्टाइल्स हैं, डाइवर्जिंग भी होता है, सिमुलेटिंग भी होता है, यानी दोनों होते हैं। 4 लर्निंग स्टाइल्स की जब हम बात करते हैं वहां, ठीक। अब आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ा होगा तब आसान लगेगा ये। फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग मे बी द सिम्टम ऑफ विच इंपेयरमेंट। अब ये इतना आसान क्वेश्चन है, इसलिए आसान क्वेश्चन भी निकालें कि आपको ये ना लगे कि डीट प्लस में सिर्फ मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं। 50% क्वेश्चन एकदम ईजी हैं अगर पढ़ा अच्छे से हो तो, और जो 20% है वो एक्स्ट्रा मेहनत या एक्स्ट्रा पढ़ने से आएंगे। 20 to 30, 10% ऐसे हैं जिनमें से 5 आपको छोड़ने ही पड़ेंगे, 5 में आप कॉमन सेंस लगा पाएंगे, है ना, और बाकी के 10 भी वो उसी सिलेबस के अराउंड है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक। विजुअल इंपेयरमेंट में ऐसा होता है कि बच्चा बार बार अपनी आंखें झपकाता है, ये दृष्टि बाधित होने का एक केस हो सकता है, तो आप बच्चे को मतलब टेस्ट करा सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कोई दिक्कत है या नहीं। अब एक क्वेश्चन है जॉन डुई के ऊपर, जिसमें इन्होंने कहा है कि ही स्ट्रेस्ड ऑन द सोशल एंड मॉरल नेचर ऑफ द स्कूल, ही बिलीव्ड दैट अ स्कूल शुड सर्व एज अ मिनिएचर कम्युनिटी एंड एम्ब्रियोनिक सोसाइटी। ये बात हमने डिस्कस की है। जॉन डुई कहते हैं एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, प्रैग्मेटिस्ट हैं, प्रेजेंट लाइफ के लिए सीखने की बात करते हैं कि आज के लिए सीखिए, है ना, सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराया जाए बच्चों के द्वारा, लर्निंग बाय डूइंग पे बात हो। ये सारी बात कौन कह रहे हैं? जॉन डुई कह रहे हैं, ठीक। स्कूल क्या है? मिनिएचर वर्जन है। ये बात हमने पता नहीं कितनी बार डिस्कस की है, किसका? समाज का, कम्युनिटी का। इन दोनों के बीच में एक रिश्ता होना चाहिए। कौन कह रहा है? जॉन डुई कह रहे हैं। अब इनसे रिलेटेड एक व्यक्ति हैं या 2 लोग हैं आपके, जो प्रोजेक्ट मेथड यानी आपका जो W.H. किलपैट्रिक हैं, और जो ह्यूरिस्टिक मेथड है आर्मस्ट्रांग वाला, वो भी इन्हीं की विचारधाराओं से संबंधित हैं। अब उनसे भी एक क्वेश्चन है, देखेंगे। Which of the following is related to the heuristic method of learning? तो ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है अन्वेषण। अन्वेषण में क्या करते हैं? खोज करते हैं, चीजें जुड़ी हुई हैं। डिस्कवरी मेथड भी जुड़ा हुआ है इस बात से, ह्यूरिस्टिक से, क्योंकि एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, इनमें से कोई भी चाइल्ड सेंटर्ड, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड तो है ऑफ कोर्स, बट ह्यूरिस्टिक के आसपास नहीं है, जिसमें आप अन्वेषण कर रहे हो। प्ले वे में तो आप, छोटा बच्चा है बेसिकली, वो खेलेगा कूदेगा, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, ये सब डेवलप होगा, ठीक। खोज में नहीं है, वो किसी एक प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर रहा। द फुल फॉर्म ऑफ TLM। अब इससे आसान क्वेश्चन धरती पे कहां से लाएं? टीचिंग लर्निंग मटेरियल की भी फुल फॉर्म पूछ ली अगर आपसे, तो और क्या चाहिए? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं। मुश्किल चीजें तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, बट मैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कह रही हूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुश्किल चीजें आ रही हैं। जिनकी आसान चीजें गलत होंगी, उनकी मेजॉरिटी चीजें गलत होंगी, फिर वहां पे दिक्कत होगी स्कोर बिल्ड करने में, क्योंकि आसान और मुश्किल दोनों का कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ होगी फिर। और आसान क्वेश्चन में आप नंबर लूज कर रहे हैं, दैट मींस 1 नंबर, और नेगेटिव मार्किंग का 0.25, तो 1.25 नंबर गया आपका। और वो सबने सही किया होगा क्वेश्चन, क्योंकि इजी क्वेश्चन था। पर्यावरण अध्ययन में अधिगम का आकलन करने के लिए, अब ये EVS का क्वेश्चन हो गया, लेकिन इजी क्वेश्चन है। किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? मौखिक तकनीक या निष्पादन टेक्निक? टेक्निक जो है बेसिकली ओरल टेक्निक या फिर परफॉर्मेंस टेक्निक, के हम करा के दिखाएं, दोनों का कर सकते हैं। अब इसमें कहां समस्या हुई होगी? जिसने सीटेट में ठीक से पढ़ा है, जिसने नोट्स भी ठीक से पढ़ लिए हैं जो फ्री दिए हैं, उसको समस्या होगी ये चीज सॉल्व करने में। नहीं हो सकती, है ना। तो बहुत शोर नहीं मचाना कि हाय रे ये पूछ लिया तो पता नहीं क्या पूछ लिया। अब ये कोठारी आयोग, जिसको हम त्रिभाषा सूत्र बोलते हैं, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, अब इसमें बात हुई है किसकी? कक्षा 10 तक त्रिभाषा सूत्र के अनुसार क्या कराया जाना चाहिए? जो आपका कोठारी आयोग है 1964-66 वाला, जो एजुकेशन पॉलिसी है, किसके बारे में बात करती है? तो पहली भाषा जो पढ़ाई जानी चाहिए वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा यानी मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें दूसरी भाषा कोई भी आधुनिक भाषा या अंग्रेजी, यानी या तो इंग्लिश होगी या MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, 22 भाषाओं में से कोई भी एक होगी। अब ये क्या हमें पता नहीं है? बिल्कुल पता है अगर हमने ठीक से पढ़ा हो तो, है ना। इवन नोट्स से भी मिल जाएगी ये चीज तो आपको, जो फ्री नोट्स हैं। अब कुछ चीजें नई भी मिलेंगी, जैसे MTA की फुल फॉर्म पूछ ली, मदर टीचर एसोसिएशन, इस पे हम फिर चर्चा करेंगे। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हमें लग रहा है ये मिसलेनियस टॉपिक में जाएंगे, है ना। डैश इज द सेंस ऑफ कैपेबिलिटी टू मास्टर चैलेंजेस एंड अचीव गोल्स, यानी सेंस ऑफ कैपेबिलिटी यानी मेरी क्षमताओं में, मेरी क्षमताओं में विश्वास, सेल्फ एफिकेसी है। ये बेंड्यूरा में हम पता नहीं कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। सेल्फ एफिकेसी, मेरी क्षमताओं में विश्वास, कि मुझे पता है ये चीज मैं कर सकता हूं। मेहनत लगेगी, थोड़ा डर भी लग सकता है, चैलेंजिंग भी लग सकता है, बट आई हैव फेथ इन माई सेल्फ, इफ आई स्टार्ट दिस आई विल कंप्लीट इट। तो ये क्या हुआ? ये मेरी क्षमताओं में विश्वास हो गया, ठीक। तो ये जो क्षमताओं में विश्वास है, जो सेंस ऑफ कैपेबिलिटी है, किसी चैलेंज को मास्टर करने की या गोल को अचीव करने की जो क्षमताओं में, आपका अपनी क्षमताओं में विश्वास है, उसको सेल्फ एफिकेसी कह रहे हैं बेंड्यूरा। सिंपल बात, आगे बढ़ेंगे।
एक और क्वेश्चन, पियाजे की जो टर्मिनोलॉजी है, व्हाट इज एलोसेंट्रिक, अभी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। एलोसेंट्रिक क्या है? अब ईगोसेंट्रिक क्या है, बिल्कुल कॉमन सेंस से समझना है। ईगोसेंट्रिक क्या है? जब आप बच्चा जो है अपने बारे में सोचे, है ना। ईगोसेंट्रिक क्या है? जब बच्चा आय के आसपास है। एलोसेंट्रिक क्या है? बाहर, एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में अगर वो सोच पाए तो वो एलोसेंट्रिक हो गया, कि अब उसका जो सेंटर है वो एक्सटर्नल चीजों पे भी है, अदर्स पर भी है। ठीक, तो एबल टू ऑब्जेक्टिवली कंसिडर रिलेशनशिप्स अमॉन्ग ऑब्जेक्ट्स ऑफ पीपल, बाहर की दुनिया में क्या रिलेशन है चीजों का। अंडरस्टैंडिंग दैट अ पर्सन और ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट व्हेन आउट ऑफ साइट, ये तो ऑब्जेक्ट परमानेंस हो गया। ठीक, तो ओनली वन इज राइट ओवर हियर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बट एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से, सिलेबस मतलब जो हमने सब कुछ जोड़ के बनाया है, इसमें सब कुछ ही है दुनिया का, वो सारा एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे। पहली बार पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो टीचर की हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, उसमें ना कोई शर्मिंदगी है, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है। और अगर टाइम आपका सेव हो रहा है किसी के एक्सपीरियंस को यूज करते हुए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो बैचेस हो। अब पूछा है कि कौन सी क्रोनिक डिजीज है जो पैथोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन अल्कोहल, कि मतलब बिल्कुल डिपेंडेंट है अल्कोहल पे। अब ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ना तो ये किसी सब्जेक्ट की पेडागोजी में मिलेगा, और ये पेडागोजी सेक्शन में आया हुआ है 100 नंबर में। तो अब ये अल्कोहलिज्म कहलाता है, तो ये थोड़ा कॉमन सेंस भी तो काम आएगा ना आपका, जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन डाल दिए मतलब कुछ तो ये इस तरह की चीजें, यही वो 10 क्वेश्चन है जिसमें से 2-3 मैं आपको करा चुकी हूं, जो बिल्कुल अलग लगेंगे आपको। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया, प्लेवे कई सिद्धांतों पर आधारित है। जो प्लेवे मेथड है, किंडरगार्टन और प्लेवे दोनों की बात कौन करता है? फ्रेडरिक फ्रॉबेल करते हैं। प्लेवे जो नाम है वो कोल्डवेल कुक ने दिया था। ठीक, तो प्लेवे पद्धति में किन सिद्धांतों पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं है, यानी कुछ प्रिंसिपल्स पे आधारित है प्लेवे मेथड। वो कौन सा नहीं है जिस पे आधारित नहीं है? प्राकृतिक प्रवृत्ति, यानी एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट में या नेचुरल इंस्टिंक्ट बच्चे का केटर होता है, इससे बात तो ठीक है। रचनात्मकता का सिद्धांत, कुछ क्रिएटिव करेगा खेल खेल में, बिल्कुल सही बात है, क्रिएटिविटी भी है एक सिद्धांत में से। फ्रीडम का सिद्धांत है, बच्चा खेल खेल में सीख पाएगा, ठीक बात है। लेकिन तार्किक सोच का चिंतन, पहली बात तो बच्चे छोटे होते हैं प्लेवे में, ठीक, तो लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करने का जो प्रिंसिपल है उसके बेस पे प्लेवे नहीं बनाया गया है ना। हो सकता है उसके बेस पे बाकी के जो मेथड्स हैं जो हम साइंस में यूज कर रहे हैं वहां पे उन चीजों की बात हो, लेकिन प्लेवे में इसकी बात नहीं है, या ये सिद्धांत नहीं है प्लेवे मेथड के पीछे कि लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो। अब ये इतना आसान क्वेश्चन जो सीटेट में जन्मों जन्मांतर से आ रहा है और हम कर रहे हैं, जब से आता है तब से भी। एट अराउंड द एज ऑफ 1, 1 साल की उम्र के आसपास, ठीक, चिल्ड्रन प्रोड्यूस देयर फर्स्ट रिकॉग्नाइजेबल वर्ड्स, यानी वो वर्ड्स जिनको पहचाना जा सके, जैसे वाटर, है ना, फूड हो सकता है, प्रॉपर पापा ही हो गया मान लो, यानी वन वर्ड स्टेज। वन वर्ड स्टेज 1 साल में आती है, ये हम सबको पता है, बहुत बार मैंने डिस्कस की है। अब जिनको कंफ्यूजन होगी, जिनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, वो क्या सोचेंगे, यार वो जो 6 महीने वाली स्टेज थी ना, जिसको हम बैबलिंग कह रहे थे, जहां वो सिंगल सिलेबल वर्ड यूज कर पा रहा था, वही है। जबकि ये नहीं होगी, क्यों? क्योंकि बैबल करने में सिंगल सिलेबल, वाटर का वो बोलेगा, वो टर नहीं बोलेगा, या तो दोनों में से कोई एक बोलेगा, है ना, पा बोलेगा, मां बोलेगा, प्रॉपर एक क्लियर वर्ड जिसको समझा जा सके प्रॉपर, वो वन वर्ड स्टेज है, ठीक है ना। चलिए खैर, ये छोटी छोटी बातें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। अब ये केवीएस में भी है, अगर हम एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम की बात करें, AEP की बात करें, तो देखा जाए तो हमें सब कुछ ही पढ़ना है। 2005 में लॉन्च किया इन्होंने, तो ये चीजें भी पढ़नी है, ठीक। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है करिकुलम अचीवमेंट में? तो ऑब्जेक्टिव सेट होने चाहिए। सबसे पहले हम करिकुलम पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसी की बात करते हैं कि उद्देश्य क्या है। हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उद्देश्य क्या है, ये बैच शुरू हुआ है तो उद्देश्य क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं, किस हिसाब से पढ़ने वाले हैं, वो उद्देश्य के हिसाब से निर्धारित होगा। हिल्डा टाबा मॉडल को और क्या कहते हैं, ग्रास रूट अप्रोच, ये केवीएस में भी किया है, ठीक। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब कल से आपकी क्लास शुरू होगी जिसमें हम टॉपिक्स करना स्टार्ट करेंगे। कई लोग होंगे जो बहुत बुद्धिमान और बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, बैच अटेंड कीजिए, बैच अपने तरीके से चलेगा, थोड़ी सी टीचर सेंटर्ड क्लास आप कह सकते हैं। आपके कुछ कमेंट्स लिए जाएंगे, लेकिन सारे कमेंट्स नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में भी हजारों की संख्या में लोग होते हैं और बहुत ज्यादा, है ना, तो सबके कमेंट्स ले पाना पॉसिबल नहीं है, बट इन बिटवीन आपका कहीं ना कहीं कमेंट आ जाएगा अगर आप बैच में भी हैं। और लास्ट में शुरू के 2 मिनट या लास्ट के 5-10 मिनट हम डिस्कशन करेंगे। जो यूट्यूब पर भी एक सीरीज नेक्स्ट वीक शुरू हो जाएगी और करियरवेल ऐप पर भी साथ में प्रैक्टिस की, तो उसमें क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्योंकि अचानक से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से अच्छा है कि हम अभी से 20-20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस नहीं, उनका एनालिसिस करें प्रॉपर, ताकि जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो वहां से भी कवर हो जाएं और जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन कैसे बनेगा ये हम समझने लग जाएं, ठीक है ना।
देखो अलका दोनों बैच लेने ही नहीं थे, यही मैंने शुरुआत में कहा था। पूरा पेडागोजी के करिकुलम को एकदम स्टैंडर्डाइज बनाया है। अगर मैं चाहूं तो इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जिनकी क्लास आपको, मान लो सुपर टेट का बैच है, सुपर टेट में तो खैर सब कुछ ही पढ़ना है, बट मान लो वहां से हटवा दी जाए, है ना, तो मुझे वो पॉइंट नहीं लगता। अगर आप थोड़ा पढ़ ही लेंगे सिलेबस, क्योंकि अभी फाइनल नहीं है, जब भी आएगा सुपर टेट भी तो सिलेबस चेंज होना है, तो अगर आप एक्स्ट्रा में पढ़ लेंगे तो उससे नुकसान कुछ नहीं होगा। अगर आप कहेंगे तो मैं कम कर दूंगी, बट उसकी जरूरत नहीं है। अगर हम सब कुछ एक बार में ठीक से पढ़ सकते हैं और हमारे पास नोट्स तैयार हो सकते हैं, हमारे पास समय भी है, अगर 4-6 महीने का, कोई सामने एकदम अचानक से एग्जाम नहीं है, तो इसी समय पे तैयारी सबसे अच्छी होती है। ठीक, तो ये एक बेसिक बात हुई, बाद में तो प्रैक्टिस होगी। ठीक, सीटेट वाले इन बैचेस को अवॉइड करें, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे यहाँ चीजें, सीटेट से थोड़ा नहीं काफी डिटेल में चली जाएंगी और एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी होंगे। तो सीटेट के लिए आप सीटेट के बैच का वेट करें, या फिर यूट्यूब पे बहुत कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है उसको पढ़ लीजिए अभी के लिए, है ना। सीटेट वालों के लिए ये नहीं है, आपको बहुत ही इच्छा है तो आप कर सकते हैं। चलिए और बता दीजिए कोई और आपकी बात हो तो। नेक्स्ट क्लास कल होगी 7 बजे होगी, और हो सकता है कल वाली क्लास भी यूट्यूब पर लाइव हो। उसके बाद फिर क्लासेस आपकी सिर्फ बैच में होंगी। यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशन जब शुरू होगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक, जो आपकी डेली, क्योंकि बहुत लेंदी बैच है और सारे लोग उतना सीरियस नहीं हो पाते, उनको अगर यूट्यूब पर सजेशन आता है डांस की वीडियो का या गाने की वीडियो का साथ में, तो उधर भी चले जाते हैं साथ में। तो वो प्रॉपर बैच में ही क्लास चलेंगी, विदाउट एनी एड और विदाउट एनी प्रॉब्लम। कई लोग हैं जो बड़े बेचैन रहते हैं, बेचैन लोगों को तुरंत रिफंड करा लेना चाहिए बैच। क्यों? क्योंकि चीजें एक बार अच्छे से पढ़ नहीं सकते अगर आप शांति से बैठ करके। आप चाह रहे हैं आपकी मर्जी से टॉपिक्स कराए जाएं, वो पॉसिबल नहीं है ना। टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे, लेकिन किसी की अपनी पर्सनल इच्छाओं से नहीं चलेगा ना, बाकी लोग भी तो हैं, तो वो भी थोड़ा सा देखना है। चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ, विनीत कहाँ समस्या हुई थी? अगर आपने, मान लीजिए आपके पास वो रिकॉर्डेड वीडियोस भी थी, 125 वीडियो हैं, अगर प्रीवियस बैच की भी अगर हम बात करें, तो पढ़ी कितने लोगों ने अच्छे से, वो मैटर करेगा ना। चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल 7 बजे यूट्यूब पे। अभी कल एक तो इंटरव्यू नहीं, आपका ड्रेस कोड क्या रहना चाहिए उस पर एक सेशन आएगा, और एक आपका रैंक 1 जो है उनका एक वीडियो आएगा। चलिए टेक केयर, बाय बाय। 7 बजे यूट्यूब पर भी लाइव होगा कल, जो बैच की क्लास होगी, फिर उसके बाद सिर्फ बैच में होगी क्लास। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप लाइक शेयर कर दीजिएगा, और कोई बात हो तो कमेंट्स में अपने डाउट पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ कोमल पूछिए भाई, रिप्लाई बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, अरे ऑफ कोर्स पढ़ेंगे भाई लक्ष्मी। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं जो यहाँ आपको लिखे दिखे भी ना हो, या फिर वो आपको पता ही ना लगा हो कि किस यूनिट में आएंगे, है ना। एक बार अपडेटेड सिलेबस भी मैं आपको कल ऐप पर शेयर कर दूंगी। जिनको कंप्लीट बैच पढ़ना है उन्होंने D2+ भी PRT लिया हुआ है, किसी को जनरल पेपर पढ़ना है तो उन्होंने जनरल पेपर लिया हुआ है, जिसको सिर्फ पेडागोजी पढ़नी है उसने पेडागोजी स्पेशल लिया हुआ है, और सबसे कम प्राइसेस में पेडागोजी स्पेशल का ही रखा हुआ है 800 रुपए। और किसी और वेबसाइट से कृपा करके मत ले लीजिएगा, आप लोग बाद में कंप्लेन करते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, कुछ नहीं होगा उसका, है ना। तो करियरविल ऐप डाउनलोड करके वहां टीचिंग सेक्शन में जाके तब एनरोल करना है बैच में, कहीं और नहीं जाना। ये मेरी जिम्मेदारी बन गई है कहना, अदरवाइज बैच में एनरोलमेंट मोर देन इनफ है। तो इसको इस तरह से ना लें कि आपको कोई मजबूर कर रहा है बैच लेने पे या कोई कुछ कर रहा है, ये आपको सीधा सीधा बताया जाता है, फिर आप अपनी समझ के अनुसार बैच लेते हैं। कई लोग परेशान रहते हैं, उनको लगता है कि कोई प्रेशर दिया जा रहा है उन पे, ऐसा नहीं है। चलिए टेक केयर।